हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परशम। जैसे कि आप लोगों का भी एग्ज़ाम चल रहा है और एक टॉपिक जो है वो रेलवे में और एसएससी में पूछा जाता है जिसका नाम है एटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, कोई भी आपको नंबर दे दिया जाएगा, आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फाइंड आउट करने कहेगा, या तो फिर एटॉमिक मास आपसे पूछ लेगा, या उसके ऑर्बिट के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, उनकी डिस्कवरी के बारे में पूछ लेगा। तो बहुत सिंपल से और बड़े आसान से क्वेश्चन आते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपके लिए हैं, तो इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। सो फटाफट एक बार लिंक को शेयर कर देंगे और हम स्टार्ट करेंगे आज अपना सेशन एमसीक्यू ऑन एटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमें पता है कि सबसे छोटा जो कोई भी पार्टिकल हमारे यूनिवर्स में है, या जितने भी मैटर है, जितने भी मटेरियल है, सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो एटम होता है। ऐसा हमें लगता था, और हमें क्या लगता था, डाल्टन साहब ने हमको यही इन्फॉर्मेशन दी थी। तो सबसे पहले जो एटम के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी थी वो डाल्टन ने दी थी, ठीक है ना। तो डाल्टन ने हमें बताया कि सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, एटम है, और हमने माना क्योंकि डाल्टन साहब ने कहा है तो हम मानेंगे ही। लेकिन फर्दर जब डिस्कवरी हुई और ज़्यादा स्टडी की गई एटम के बारे में, तो पाया गया कि एटम के अंदर 3 सब पार्टिकल होते हैं। मतलब एटम सबसे छोटा नहीं है, एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, और एटम के अंदर 3 सब पार्टिकल्स है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो यहाँ पे हम बात करेंगे आज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में। सो यहाँ पे थ्योरी पढ़ने से अच्छा है हम एमसीक्यू के जरिए थ्योरी को समझते चलेंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। इन 1903 who had proposed the model of an atom due to which electron and proton were known to us। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले एटम के बारे में हमको किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। लेकिन डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और एटम स्टेबल होता है। मतलब उनके इन्फॉर्मेशन से, मतलब उनकी जो जानकारी उन्होंने दी थी उससे हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर दूसरे वैज्ञानिक होते, जब कोई चीज़ पर रिसर्च होती है तो सब लोग आ जाते हैं ना, हम भी रिसर्च करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी पता लगाएंगे क्या चल रहा है मार्केट में। तो जे थॉमसन आ गए। तो जे थॉमसन ने अगला मॉडल हमको दिया, और इस तरीके से, जैसे कि वाटरमेलन, तरबूज देखा है ना, वाटरमेलन में क्या होता है, सारा पार्ट रेड होता है और बीच में ब्लैक ब्लैक कलर के शीट्स होते हैं, होता है ना। वैसे ही कुछ मॉडल जो है वो रदरफोर्ड का मॉडल, जे थॉमसन का मॉडल आया था 1903 में। और सबसे पहले उन्होंने ही हमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये तैयार हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? तो जे थॉमसन ने की थी, और इस तरीके से ये जो मॉडल बनाया था वो जे थॉमसन ने बनाया था। तो यहाँ पे लिखा है कि 1903 में किसके द्वारा एक एटॉमिक स्ट्रक्चर या मॉडल दिया गया जिससे हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे जो छोटे छोटे से आपके तरबूज के बीज हैं वो आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, और बाकी वो पूरा पोर्शन जो है रेड कलर का तरबूज का वो आपका पॉजिटिव है। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन हमें किसने दी थी? जे थॉमसन ने। तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी क्वेश्चन को अगले तरीके से भी एग्जाम में पूछा गया है कि क्रिसमस पडिंग, विच मॉडल ऑफ एन एटम इज सिमिलर टू क्रिसमस पडिंग, या फिर केक जो होता है ना क्रिसमस का, उसमें बीच में किशमिश वगैरह ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, तो उस तरीके से किसका मॉडल दिखाई देता है? तो आंसर हो जाएगा थॉमसन का मॉडल। देखिए इस तरीके से, ये क्या है? आपका थॉमसन का मॉडल है, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इज गिवन बाय विच साइंटिस्ट। तो जैसे कि मैंने कहा कि डाल्टन ने सबसे पहले हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया, उनके मॉडल में बहुत सारी कमियां रह गई थी, तो थॉमसन ने अपना मॉडल दिया। थॉमसन के मॉडल से हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की इन्फॉर्मेशन हुई, लेकिन न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं हुई। तो अगले साइंटिस्ट आते हैं रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या किया, अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, एक गोल्ड की प्लेट ली और गोल्ड की प्लेट पे अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर्ड किया। तो देखते हैं वो कि बहुत सारे पार्टिकल तो सीधे निकल गए। मतलब हमारा जो एटम है उसमें बहुत सारा स्पेस कैसा है? खाली स्पेस है। कुछ पार्टिकल्स जो थे वो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गए, अपने रास्ते को उन्होंने चलते चलते बदल लिया, और 10,000 में से केवल एक पार्टिकल ऐसा था जो वापस लौट कर आया। मतलब बीच में कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है जो कि प्लस है, और जिसने इलेक्ट्रॉन को जो आपके पॉजिटिव चार्ज हैं, प्रोटॉन जो है, उनको रिपेल कर दिया। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हुए हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में भी बहुत सारी कमियां थी। जैसा कि डाल्टन ने कहा था कि एटम स्टेबल होता है, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में स्टेबिलिटी की कमी थी। तो रदरफोर्ड की मॉडल की जो भी कमियां थी उनको दूर करने का काम किसने किया? नील बोर ने किया। तो प्रेजेंट डे पे हमारी बुक में जो मॉडल हम स्टडी करते हैं वो नील बोर का मॉडल स्टडी करते हैं। तो लिखा है प्रेजेंट कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा नील बोर ने दिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
क्लियर हुआ? तो पहले डॉल्टन साहब आए, फिर जे थॉमसन आए, फिर रदरफोर्ड आए और सबकी कमियों को दूर करता हुआ नील मॉडल आया। ठीक है, तो नील बोर का मॉडल आपको याद रखना है, बुक में या आपको एमसीक्यू में डायरेक्ट बोर मॉडल लिखा हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम। तो पहला जो हमें, जैसा कि मैंने कहा कि जॉर्ज डाल्टन ने बताया था, उसके बाद रदरफोर्ड, जे थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, उन्होंने हमको आगे न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। तो आपको एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि रदरफोर्ड के द्वारा न्यूक्लियस, जो नाभिक होता है ना, जिसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसके बारे में हमें रदरफोर्ड ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन डज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ नियॉन हैव। अब समझिएगा, यहाँ पे कहानी शुरू होती है। जैसे कि हमने आपको बताया, रदरफोर्ड ने कहा था कि कोई भी एटम होता है उसका एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं जो भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, और आजू बाजू कुछ ऑर्बिट्स होती हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर? जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं, सन बीच में है, बाकी सारे प्लेनेट उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, वैसे ही हमारा एटम होता है। ठीक है, पर इन्होंने ये हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। जैसे हमें सोलर सिस्टम में पता है कि हर एक ऑर्बिट में एक प्लेनेट चक्कर लगा रहा है कि नहीं, वैसे इन्होंने हमें नहीं बताया कि हर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो रदरफोर्ड के बाद जो है वो नील बोर आए और उन्होंने हमें बताया कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा एक फॉर्मूला दिया गया, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सुनिएगा, जैसे कि हमारा न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन, ये पहली ऑर्बिट का नाम है K L M N। जैसे कि 1 2 3 4 होता है ना, ऑर्बिट के नामकरण कर दो, K L M N। तो इन्होंने जो फॉर्मूला दिया वो दिया था 2n² का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, तो आप कहोगे 2 इंटू पहली ऑर्बिट मतलब 1, तो 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 2, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। मैंने आपसे पूछ लिया दूसरी ऑर्बिट में बताओ, दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, तो आप कहोगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर विच इज 8। तो नेक्स्ट ऑर्बिट में आपके 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। आपसे पूछ लिया जाए थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, तो आप कहोगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर आपका यहाँ से हो गया 2 इंटू 9 विच इज 18। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इज दैट क्लियर? इतना कहानी क्लियर है। अब यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पे पूछा है कि नियॉन। आपको मैंने पीरियोडिक टेबल का लेक्चर दिया है, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो नियॉन आपका ग्रुप 18 का एलिमेंट होता है ना, इसे हम नोबल गैस या आइडियल गैस के नाम से जानते हैं। और नियॉन का जो सेल है या नियॉन जो है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे और नेक्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे? 8। तो बोला है कि सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ऑप्शन बी। देखिएगा, इन क्वेश्चन के आंसर अब आप आसानी से कर सकते हो। लिखा है कि कौन सा ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है। जैसे हम बोलते हैं ना सूरज के सबसे नज़दीक मरकरी है, वैसे ही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियस के नज़दीक कौन सा ऑर्बिट है। तो अभी हमने देखा है KLMN, ये ऑर्बिट्स होती हैं। तो K ऑर्बिट सबसे पहले है, फिर L है, फिर M है और फिर N है। बड़ा आसान सा प्रश्न, जिसको ये सिक्वेंस पता है आसानी से आंसर कर देगा। नेक्स्ट है, L सेल के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल सेल, देखो याद करो, KLMN, एल सेल मतलब दूसरी सेल, 2n² का फॉर्मूला यूज कर लो फटाक से, 2 इंटू 2 का स्क्वायर विच इज 8। तो एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। आंसर कर लिया। नेक्स्ट बात कर ले, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कॉपर एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कॉपर एटम का नंबर क्या है। तो कॉपर का नंबर होता है 29। तो भरना शुरू कर दीजिए। पहली ऑर्बिट में 2 रखी, अगले में 8 रखी, तो 8 और 2 हो गए 10। नेक्स्ट में 18 रख दीजिए तो हो गए 28। अब बचा कितना? 1। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? केवल 1। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर था? नेक्स्ट बात करते हैं, नेम एन एटम इन विच द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन। ऐसा कौन सा एटम है जिनमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ। देखिए, कोई भी एटम होता है उसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर डिसाइड करते हैं आपका मास, एटॉमिक वेट, या जिसको आप एटॉमिक मास कहते हो, वो कौन डिसाइड करता है? तो आपका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो डिसाइड करती है कि आपका एटम का एटॉमिक वेट कितना होगा।
ठीक है। इसके बाहर कुछ ऑर्बिट्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। याद रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन होंगे, और ये जो प्रोटॉन होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमारा एटम का नंबर क्या है। तो आपको क्या बातें पता चल गई। अगर आपसे पूछा जाता है कि एटॉमिक नंबर की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो किसी भी एटम का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वहाँ से हमको आपके एटॉमिक नंबर की इन्फॉर्मेशन मिलती है। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को अगर सम कर दिया जाए तो वेट पता चलता है। फॉर एग्जांपल, ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो ऐसे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन है, इसके नीचे यहाँ लिखा हुआ है 6 और यहाँ लिखा है 12। ये 6 क्या होता है? ये 6 कहलाता है कि आपके एटम का नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर से हमें प्रोटॉन की इन्फॉर्मेशन मिलती है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कार्बन में 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन है। ऊपर लिखा हुआ है 12, ये 12 हमको इन्फॉर्मेशन देता है एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक वेट के बारे में। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हो गया 12। प्रोटॉन तो पता चल चुका है 6 है, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। तो इस तरीके से आप किसी भी एटम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि ऐसा कौन सा एटम है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन है ही नहीं। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करती तो हाइड्रोजन में आता है 1 1, तो ये 1 हो गया आपका प्रोटॉन, और 1 प्रोटॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1, तो जब प्रोटॉन 1 हो गया है तो न्यूट्रॉन को तो 0 होना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो पाया इतनी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं, विच मॉडल डज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। कौन सा ऐसा एटॉमिक स्ट्रक्चर था जिससे हमको एटम की स्टेबिलिटी के बारे में पता नहीं चला। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्लियर किया था कि रदरफोर्ड के मॉडल में ये कमी रह गई थी और वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे। तभी तो रदरफोर्ड की मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए बोर मॉडल मार्केट में आया था। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, according to the Goldstein experiment, on passing high voltage electricity through a gases at very low pressure result in the discovery of। तो गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कैनल रे एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक बहुत हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को गैस पार्टिकल से पास किया और एक नए पार्टिकल की डिस्कवरी की जिसका नाम होता है प्रोटॉन। तो गोल्डस्टीन के द्वारा हमें पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन के बारे में बताया गया। लेकिन अपने रिसर्च वर्क में रदरफोर्ड ने सबसे पहले प्रोटॉन टर्म को इंट्रोड्यूस किया। तो आप जब भी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते हैं तो आपको उसमें लिखा होता है कि रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की डिस्कवरी की गई थी। तो ये बात सही कि गोल्डस्टीन ने सबसे पहले हमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में बताया था, लेकिन जो प्रोटॉन टर्म है ना, उसको पहली बार रदरफोर्ड ने यूज़ किया था। तो ये दो बातें आपको थोड़ी सी याद रखनी है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिखा है 1932 में किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जैसा कि मैंने कहा 3 पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक ने की थी। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में बना है, तो एक बार हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन पे इन्होंने बताया नेगेटिव चार्ज होता है। इनसे पूछा गया कितना चार्ज होता है, तो इन्होंने कहा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन पे होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। इस पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, लेकिन प्रोटॉन जो है वो प्लस चार्ज होता है, मतलब प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम जो है वो प्रोटॉन पे चार्ज होता है। प्रोटॉन पे मास कितना होता है, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg प्रोटॉन पे मास होता है। प्रोटॉन का मास जो होता है वो न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है, बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन में भी यही मास होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इन्होंने कहा था कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्जेस नहीं होता और इसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। और प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, अगर प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर जोड़ दिया जाए तो यही आपका एटॉमिक मास बन जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, which model describe that there is no change in the energy of electron as long as they keep revolving in the same energy level and atom remain stable। तो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बात हो रही। तो एटम की स्टेबिलिटी, बाकी सारे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं है किसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएंगे तो एनर्जी को रिलीज करेंगे, सेम एनर्जी रहेगी नहीं रहेगी, हमें कोई मतलब नहीं। हमको मतलब है कि एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बात हो रही है। और एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बात किसने की थी, तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि बोर ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है ना। एग्जाम में आपको पूरा R&D करना नहीं है, पूरे क्वेश्चन को ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको एक कीवर्ड पकड़ना है जो मैंने आपको सिखाया, उसके हिसाब से आप आंसर कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोर मॉडल। बड़ा आसान और बड़ा प्यारा क्वेश्चन, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। अब ये क्वेश्चन तो आपको RRB NTPC CBT 1 में आया था, इनफैक्ट मेरे सेट में ही आया था। तो इसके लिए बस सिंपल सा फंडा है कि सोडियम का नंबर पता होगा तो कार्यक्रम सेट हो जाएगा। तो सोडियम का नंबर होता है 11, पहली ऑर्बिट में 2, अगले में 8, 8 और 2 हो गए 10 और 1 हो गया 11, तो 281 का ही मिल रहा है। बिल्कुल हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, तो मैंने बताया है एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द रेडियस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑर्डर ऑफ। एटॉमिक रेडियस जो है एटॉमिक किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस के बारे में पूछा है। तो रेडियस बड़ी छोटी सी होती है, 10⁻⁻13। कहीं मैच हो रहा है? हाँ, ऑप्शन बी हो रहा है। चलो अब अगले क्वेश्चन को समझने से पहले दो छोटी सी बातें बता देती हूँ मैं आइसोटोप और आइसोबार के बारे में। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक। समस्थानिक, जिनका स्थान समान हो, जो एक ही स्थान पे बैठते हो, समस्थानिक या आइसोटोप कहलाते हैं। मतलब जिनके नंबर सेम हो, जिनके नंबर सेम हो लेकिन मासेज अलग अलग हो, मासेज अलग अलग हो लेकिन नंबर सेम हो, वो आइसोटोप कहलाते हैं। जैसे आप देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, इनके सबके नंबर सेम है 1 1 1, लेकिन सबके मासेज अलग अलग हैं। तो ऐसे एटम जिनके नंबर सेम होते हैं बट मासेज अलग अलग होते हैं वो आइसोटोप कहलाते हैं, इनको समस्थानिक कहते हैं। इसी के अपोजिट होता है आइसोबार। आइसोबार को हिंदी में समभारिक कहते हैं। भार, भार मतलब समान भार, समान वेट, इक्वल वेट। तो जिनके वेट इक्वल होते हैं लेकिन नंबर अलग अलग होते हैं, मास सेम होते हैं बट नंबर अलग अलग होते हैं, वो आइसोबार कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है N714 और C614। यहाँ पे देखो मास सेम है बट नंबर अलग अलग है, तो ये कौन कहलाएंगे? ये आइसोबार कहलाएंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो आइसोटोप इन एलिमेंट हैव। आइसोटोप जो होते हैं जिनके नंबर सेम है बट मास अलग अलग हैं, तो उनकी क्या बातें होंगी? तो नंबर सेम है मतलब प्रोटॉन सेम है, प्रोटॉन सेम है मतलब इलेक्ट्रॉन सेम है, और इलेक्ट्रॉन से हमें किसी भी मटेरियल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मिल रहा है कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, क्योंकि प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है। तो ऑप्शन देखो सी बिल्कुल सही जा रहा है कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होंगी बट फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी। तो कोई ऐसे एटम जिनके नंबर सेम होते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है? सेम है। ये आपके आइसोटोप का एक नेचर होगा। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि इनमें से आइसोबार कौन है? बार, बार मतलब भार, भार मतलब आपका वेट, जिनका वेट सेम है। कोई मिल रहा है ऐसा वेट सेम वाला? हाँ हाँ बिल्कुल मिल रहा है, 40 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द मास नंबर ऑफ एन एटम। अब एटम का मास कौन डिसाइड करता है? तो मैंने आपको बताया था जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ आपके न्यूट्रॉन होते हैं वो मास बताते हैं। कहीं मैच हो रहा है? हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कोई एक एटम है, हमें नहीं पता कौन सा एटम है, हमें पता भी नहीं करना। ओके, कोई एक एटम है जिसका मास 37 है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या लिखी है 37, और एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब प्रोटॉन कितने हैं? 17 है। क्या पूछ लिया है? यही पूछा है ना, हाउ मैनी प्रोटॉन। तो प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर 17, मतलब प्रोटॉन भी कितने हैं? 17, ऑप्शन बी। व्हाट वुड बी द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन हुज एटम द K and L सेल आर फुल। कोई एक एटम है, हमें नहीं पता, जिसमें K सेल और L सेल फुल है, मतलब K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तभी तो ये फुल हुई, मतलब 10। ये किसके बारे में बात हो रही थी? ये नियॉन के बारे में बात हो रही थी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। विच मेटल वॉज यूज बाय द रदरफोर्ड इन हिज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो कौन सा मेटल यूज किया था रदरफोर्ड ने? तो गोल्ड की प्लेट यूज की थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एन एलिमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 287। इसकी बैलेंसी पूछी है। अब बैलेंसी क्या होती है? हर एक एटम कोशिश करता है कि उसकी सबसे बाहरी वाली जो ऑर्बिट है, सबसे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए,
और 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, किसी से उधार मांग के लाएगा, या अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। बस वो कोशिश करता है कि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, उसे ही हम बैलेंसी कहते हैं। जैसे देखिएगा, ये कोई एलिमेंट है जिसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरी ऑर्बिट में 7 है। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये कहीं से कोशिश करेगा कहीं से उधारी मिल जाए 1 इलेक्ट्रॉन की, तो 1 इसकी बैलेंसी है। अब यहाँ पे तो 1 लिखा है तो ठीक है, अगर +1 भी होता और -1 भी होता तब आप इसको -1 लेते, क्योंकि ये उधारी लेकर आया है, उधारी में चला गया है। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है तो प्लस चार्ज होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है तो माइनस चार्ज होते हैं। बात क्लियर है? तो 1 आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटॉमिक नंबर, अब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही, क्या उसमें एटॉमिक नंबर चेंज होगा? आंसर है नो, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कंटेन ओनली 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। अब पहले आपको हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में जब इन्फॉर्मेशन होगी तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। तो देखिएगा, 2 मिनट के लिए इसको साइड में रखते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। प्रोटियम में नंबर 1 है, मास 1 है, ड्यूटेरियम में नंबर 1 है, मास 2 है, और ट्रीटियम में नंबर 1 है और मास 3 है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि 1 प्रोटॉन और नो न्यूट्रॉन। 1 प्रोटॉन और न्यू न्यूट्रॉन किस में है? प्रोटियम में। देखो 1 1, तो 1 प्रोटॉन है लेकिन न्यूट्रॉन तो 0 है, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब लिखा है यहाँ पे 20 मतलब कैल्शियम की बात हो रही। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर दिया है, आपको पूछा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो पहली ऑर्बिट में 2 भर दीजिएगा, फिर 8 और 2 हो गए 10, फिर 8 18, बचे कितने? 2, तो लास्ट में डाल दीजिएगा 2। और बैलेंसी पूछ लेता तो बता देते कि बैलेंसी भी कितनी है इसकी? 2 है। तो 2882 इज द राइट आंसर। 10 मत भर दीजिएगा, पहले कोशिश कीजिएगा 8 भरने की और फिर एक्स्ट्रा को साइड में रखिएगा। तो आपको भरने का तरीका मैं बता दूं कि मैक्सिमम आप कोशिश कीजिएगा 2 8 8 18 18 32 32, इस तरीके से ही आप इलेक्ट्रॉन्स को भरें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी किसने प्रपोज की थी? तो जॉन डाल्टन ने प्रपोज की थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन बाय। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का वेट 9.1 इंटू 10⁻31 है, जबकि प्रोटॉन का वेट 1.67 इंटू 10⁻27 है। मतलब प्रोटॉन भारी है इलेक्ट्रॉन से। कितना भारी है? तो 1837 लिखा है, कहीं कहीं 1840 लिखा है। तो जो भी आपको ऑप्शन में मिले वैसा आप सही कर लेना, ऑप्शन भी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चार्ज एटम। चार्ज एटम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? हमें पता है कि हर एक एटम कोशिश करता है कि उसके आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जिससे वो स्टेबल हो जाए। स्टेबिलिटी के लिए वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या डोनेट करता है। अगर उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, किसी से उधारी ले लिया, तो उस पर चार्ज कैसा हो जाएगा? माइनस। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन किसी को अगर डोनेट करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है। ठीक है, तो एक्सेप्ट के केस में माइनस चार्ज होता है, डोनेट के केस में प्लस चार्ज होता है। अब देखिए, आप लोगों ने हमेशा पढ़ा होगा एक कैथोड होती है और एक एनोड होती है। एनोड पे क्या चार्ज होते हैं? तो एनोड पे प्लस चार्ज होते हैं और कैथोड पे माइनस चार्ज होते हैं। ये हमने पढ़ा है शुरू से। अब माइनस और माइनस एक दूसरे से दूर भागेंगे, जबकि प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ए पॉजिटिव जो है वो कैथोड की तरफ जाएगा, इसलिए हम पॉजिटिव वाले को कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव वाले को हम क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। बात समझ में आई? तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें लिखा है एनायन इज अ नेगेटिवली चार्ज, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एनायन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तभी तो वो एनायन मतलब एनोड की तरफ जाएगा। एनायन है तभी तो वो एनोड की तरफ जाएगा, और एनोड की तरफ जा रहा है मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। कैटायन मतलब कैथोड की तरफ जा रहा है, और कैथोड की तरफ तो तभी जाएगा जब उस पर प्लस चार्ज होगा। तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ पे आई? नेक्स्ट बात करते हैं। द सब सेल इंडिकेट द ब्लैंक प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। अब एटम में आपने ऑर्बिट्स पढ़ ली, के एल एम और एन, इसकी सब सेल्स भी होती हैं जिन्हें हम क्वांटम नंबर्स भी कहते हैं। ये क्या बताती हैं? तो ये हमें किसी भी एटम की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्चुअली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताने का काम हमको सब सेल करती हैं। एक बार हम वो सब सेल्स देख ही लेते हैं। देखिएगा, क्वांटम नंबर 4 है। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताती है इट डोनेट द ऑर्बिटल नंबर और नंबर ऑफ सेल्स, सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इंफॉर्मेशन मिल गई। अब है एजीमिथल क्वांटम नंबर। ये डोनेट करता है कि किसी ऑर्बिट की कितनी सब ऑर्बिट्स हैं और उनमें क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं।
फिर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये डोनेट करता है एनर्जी, हर एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी लेवल क्या है। और स्पिन क्वांटम नंबर ये बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो +1/2 या -1/2 होते हैं। ये हमें बताते हैं कि जो रोटेशन है वो किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपको इस तरीके से 4 क्वांटम नंबर होते हैं। जैसे हमारे हर एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते, या फिर हमारा आइरिश या रेटिना सेम नहीं होता, तभी तो हम बायोमेट्रिक करते हैं, है ना, तभी तो हम बायोमेट्रिक करते हैं। वैसे ही कोई भी एटम के चारों क्वांटम नंबर, किसी भी 2 एटम के सभी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, इनकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा हमको अलग अलग नियम से पता चला है। जैसे अगर आप पाउली प्रिंसिपल देखते हैं तो इसमें लिखा है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अफवाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? अफवाउ प्रिंसिपल कहता है कि जब आप किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो तो पहले जिस ऑर्बिट की लोअर एनर्जी होगी, मतलब जो पास वाला ऑर्बिट होगा, पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरना, फिर उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट में, फिर उसके बाद थर्ड ऑर्बिट में। मतलब जब तक पहला ऑर्बिट भर ना जाए तब तक दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मत डालिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें अफवाउ के प्रिंसिपल से मिलती है। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड टेक प्लेस अकॉर्डिंग विद द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। लोअर एनर्जी ऑर्बिट शुड बी फिल्ड फर्स्ट एंड हायर एनर्जी लेवल। क्लियर? तो अफबाउ प्रिंसिपल और पॉली प्रिंसिपल या पाउल का नियम भी बोला जाता है, ये आपको समझ में आया होगा। सो लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमको दीजिएगा। एटम विच हैव द सेम नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटम विच हैव द सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड। उन्हें क्या कहेंगे? आइसोटोप, आइसोमर, आइसोटोन या आइसोबार। जो भी आंसर होगा कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वो मैंने कवर किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही अपने MCQ सीरीज के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बाकी सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।